अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज आप लोगों को मैंने फार्माकोलॉजी का टॉपिक एड्रीनल हार्मोन्स पढ़ाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एड्रीनल हार्मोन्स की कि एड्रीनल हार्मोन सिक्रीट कहाँ से होते हैं बॉडी में। तो एड्रीनल ग्लैंड आपका जो किडनी में प्रेजेंट होता है, तो उससे आपकी कुछ उसकी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि जोना ग्लोमेरुलोसा होती है, रेटिकुलोसा होती है और फेसिकुलेटा होती है। तो उन तीनों से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किए जाते हैं। एक होते हैं आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एक होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स को डिवाइड करें हम, तो उसकी 3 जोन्स जो होती हैं, उसमें आउटर जोन जो होती है ग्लोमेरुलोसा होती है, मिडल आपकी फेसिकुलेटा होती है और जो सबसे इनर होती है वो आपकी रेटिकुलोसा होती है। तो आउटर से आपकी जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज़ होते हैं जो आपकी सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस करते हैं या उसकी मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। मिडल जो फेसिकुलेटा होती है वो आपकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज़ करती है जो आपको इम्यूनिटी में रोल उसका थोड़ा सा आ जाता है कि वो अगेंस्ट मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन या स्ट्रेस के अगेंस्ट जो है वो आपके उसमें कॉर्टिसोल हार्मोन आ जाता है जो सबसे आपका मेन, उसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में जो है वो ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन हो जाती है, वो रिलीज़ ज़्यादा होना शुरू हो जाता है बॉडी में। और तीसरी आपकी इनर जोन आ जाती है, उससे एड्रीनल एंड्रोजन सिक्रीट होते हैं जिसमें आपका मेन हार्मोन डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरॉन होता है। और ये सिक्रीशन जो है तीनों तरह की कैटेगरीज़ के हार्मोन्स की आपकी रेगुलेट हो रही होती है एंटीरियर पिट्यूटरी से और हाइपोथैलेमस से। तो इसका आगे हम एक फ्लो चार्ट सा देख लेते हैं कि ये देखें हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुआ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या फैक्टर और वो जाके एक्ट करेगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होगा आपका कॉर्टिकोट्रोपिन या ACTH हार्मोन और वो आपका सिक्रीट जाके एड्रीनल ग्लैंड पे एक्टिवेट होगा और उसकी तीनों जोन्स ये देखें, जोना ग्लोमेरुलोसा जो सबसे आपकी आउटर लेयर है उधर से आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज़ होते हैं जिसमें मेन हार्मोन जो है वो एल्डोस्टेरॉन है। जोना फेसिकुलेटा से आपकी कॉर्टिसोल की रिलीज़ होता है और जोना रेटिकुलरिस से जो है एंड्रोजन्स रिलीज़ होते हैं जिसमें डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरॉन आ जाता है। फिर आपके एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाते हैं। एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जब बॉडी में एंटर होते हैं तो वो किस तरह से उनका मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म आप कह लें कि क्या होता है कि वो किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद टारगेट सेल पे जाके एक्ट करते हैं या टारगेट टिश्यूज़ पे जाके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हैं वो थ्रू आउट द बॉडी उसके रिसेप्टर्स बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड के जो हैं वो आपके मेनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यानी कि किडनीज, कोलोन, सलाइवरी और स्वेट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद डाइमराइजेशन क्या होती है? डाइमराइजेशन का मतलब है पहले वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बॉडी में एंटर हुए, वो बाइंड होंगे रिसेप्टर के बाद, उसके बाद ना उसका वो किसी और मॉलिक्यूल या कंपाउंड के साथ जब कंबाइन होके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको डाइमराइजेशन कहते हैं, कम्बिनेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स को। उसके बाद रिसेप्टर हार्मोन एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो जाके टारगेट टिश्यूज़ पे एक्ट करेगा और वो अल्टीमेटली आपके वहाँ पे जो भी मतलब इम्यूनिटी आपकी परफॉर्म होनी है तो इम्यूनिटी हो जाएगी, सॉल्ट और सोडियम की डिटेंशन होनी है तो वो उसकी कंसंट्रेशन को डेवलप मतलब मेंटेन करना शुरू कर देंगे, डिफरेंट एक्शंस अपने परफॉर्म करेंगे और इस सारे प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आ जाते हैं, ये प्रिंसिपल। फिर आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में मेन हार्मोन कॉर्टिसोल आ जाता है जो कॉर्टिसोल जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं और ये इसकी प्रोडक्शन जो है ना वो डायर्नल होती है। डायर्नल आपने पढ़ा होगा, सर्केडियन रिदम पढ़ा होगा बायोलॉजी में, उसमें ये होता है कि 24 आवर्स में मतलब स्लीप वेक साइकिल होता है कि किस दिन के टाइम में जो है उसकी सिक्रीशन हो रही है, किस टाइम में जो है उसकी सिक्रीशन स्टॉप हो गई है। तो ये डायर्नल या सर्केडियन रिदम में इसकी जो है फॉर्मेशन होती रहती है और उसमें लिखा हुआ है कि पीक अर्ली मतलब इसकी सिक्रीशन जब ज़्यादा होती है तो वो पीक अर्ली इन द मॉर्निंग जो है पीक पे होती है और इवनिंग में उसमें डिक्लाइन आता जाता है। उसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं? स्ट्रेस आ जाता है उसमें और स्टीरॉइड जो हैं, दूसरे हार्मोन जो हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो इसकी सिक्रीशन को इफ़ेक्ट कर सकती है। देन आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या क्या परफॉर्म करते हैं या उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे होते हैं, इंक्रीज़ करते हैं रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस या रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, ऑल्टर करते हैं आपके ब्लड सेल्स के कंसंट्रेशन को प्लाज्मा में। उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है इसका और अदर एंडोक्राइन सिस्टम के जो हैं कंपोनेंट्स उनको जो है उनकी बैलेंस में हेल्प कर रहे होते हैं कि मतलब एक हार्मोन को दूसरे हार्मोन की कंसंट्रेशन के साथ बैलेंस आउट किस तरह करना है और उनकी सिक्रीशन किस तरह से ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा नहीं होने देनी।
उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में सबसे पहले मेटाबॉलिज्म की बात करें तो उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस परफॉर्म करवाते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस ये होती है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू और जेनेसिस मतलब सिंथेसिस या फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम एनी मतलब कोई भी आपका जो है मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस की उससे ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाना। और ये क्या करते हैं फिर ये ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है, उसके बाद अमाइनो एसिड को ये जो है वो अपने साथ कंबाइन करेगा और लिवर में जाके किडनी में जाके ये ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम्स बनाता है। फिर वहाँ पे प्रोटीन कैटाबॉलिज्म एक्टिवेट करता है और लाइपोलाइसिस करवाता है और उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया जो है ये कॉज कर सकता है ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल पीरियड्स। यानी कोई पेशेंट या पर्सन आपके पास आया है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहा है, उसकी फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा है, तो उसमें जो है हाइपोग्लाइसीमिक जो है कंडीशन डेवलप हो जाती है। या फास्टिंग के दौरान, रमज़ान के दौरान जो है, क्योंकि आप लोगों ने सारा दिन कुछ खाया भी या नहीं होता तो आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है और उसको हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में पर्सन चला जाता है। सेकेंड आ जाता है रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस में आ जाता है कि इसमें क्या करते हैं कि प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो है ना वो आपका नॉर्मल से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जब ज़्यादा होता है तो बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू मतलब फाइट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, और उसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं ट्रॉमा, फ्राइट, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग या कोई भी डेबिलिटेटिंग डिजीज़। डेबिलिटेटिंग डिजीज़ का मतलब है कोई भी ऐसी डिजीज़ जिसमें पीक पे जाने के बाद एकदम से डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हैं ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। और किस तरह से ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज़ करते हैं नॉर्मल से वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट से। वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट आपको पता है कि ये होता है कि स्मॉल ब्लड वेजल्स में जब कंस्ट्रिक्शन हो जाती है या उनकी नैरोइंग हो जाती है, उनका साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है, तो उसको वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। फिर आपका आ जाता है ब्लड सेल लेवल को ये ऑल्टर करता है इन प्लाज्मा, तो उसमें ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इन सब की कंसनट्रेशन को या अमाउंट को, क्वांटिटी को ये डिक्रीज़ करते हैं और उससे सर्कुलेशन जो है उसकी डिस्टर्ब हो सकती है पर्सन की। और डिक्रीज़ जब लिम्फोसाइट्स या मैक्रोफेजेस जो हैं, आपको पता है मेनली जो है ब्लड में आपने पढ़ा होगा कि ये इम्यूनिटी जो है उसमें मेन एक्टिंग एजेंट्स होते हैं। तो लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस का जब कंसंट्रेशन या क्वांटिटी कम होगी बॉडी में तो अल्टीमेटली आपका इंक्रीज़ मतलब जो रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन है वो आपकी पावर कम हो जाती है बॉडी की। ये इंक्रीज़ करते हैं ब्लड लेवल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, एरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स। चौथा आ जाता है इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। उसमें कोई मैकेनिज्म अभी तक अंडरस्टूड नहीं है। रिसर्चेस के मुताबिक सब साइंटिस्ट ने डिफरेंट अपने जो है स्टेटमेंट्स दी थी। तो एक साइंटिस्ट ने ये कहा था जो आजकल वैलिड चल रहा है पॉइंट कि लोअरिंग एंड इनहिबिशन ऑफ पेरिफेरल लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस के लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस का जो है उसमें मेन रोल आ जाता है। तो मेन रोल उसमें ये होता है कि वो डायरेक्टली इनहिबिट कर रहे होते हैं आपके ल्यूकोट्राइन्स के रिलीज़ को इनहिबिट करते हैं। तो ल्यूकोट्राइन्स जब क्वांटिटी में डिक्रीज़ हो जाएंगे वो होते हैं प्रीकर्सर्स आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स के। तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली आपकी इम्यूनिटी में या कोई भी इन्फेक्शन, इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे अल्टीमेटली लिम्फोसाइट्स या मैक्रोफेजेस जो हैं अट्रैक्ट होते हैं आपकी इंजरी साइड पे और आपकी वहाँ पे वो इम्यूनिटी स्टार्ट कर देते हैं या उसकी रिकवरी या हीलिंग की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो वो जब माइग्रेट होकर ल्यूकोसाइट्स या मैक्रोफेजेस उधर आते हैं, मोनोसाइट्स उधर आते हैं, तो वो हील करना शुरू कर देते हैं और मज़ीद फॉरेन हार्मफुल पार्टिकल्स को अंदर एंटर होने से वो करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। फिर आ जाता है इफेक्ट अदर कंपोनेंट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। उसमें फीडबैक इनहिबिशन आ जाती है कॉर्टिकोट्रोपिन प्रोडक्शन की, जिसमें इनहिबिशन होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की। देन अदर सिस्टम्स पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं, किडनी का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है उसको ये जो है कंट्रोल कर रहा होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये होता है कि जब ग्लोमेरुलस में ब्लड एंटर होता है तो ये फर्स्ट स्टेप होता है फिल्ट्रेशन का, मतलब यूरिन फॉर्मेशन का या आप कह लें फिल्ट्रेशन का। ब्लड में से फॉरेन हार्मफुल पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो वहाँ से फ़िल्टर आउट हो जाते हैं और वापस ब्लड वो फ़िल्टर होके वो वापस आपका बॉडी में सर्कुलेट कर जाता है और वहाँ से जो फिल्ट्रेट निकलता है, रेजिड्यू निकलता है, वो आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स में चला जाता है और अल्टीमेटली एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इसकी अगर हाई डोजेज हो जाएं तो वो क्या कॉज कर सकती हैं, आपकी गैस्ट्रिक एसिड या पेप्सिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती हैं और वो अगर ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन हो जाए तो वो स्टमक की लाइनिंग को, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, स्टमक की लाइनिंग में अगर पेप्सिन या गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो वो लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, तो वो अल्सरेशन हो जाती है, वहाँ पे वूंड एक डेवलप हो जाता है, उसको कहते हैं अल्सर। इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेंटल स्टेटस को अफेक्ट कर सकता है।
उसके बाद बोन लॉस कॉज कर सकता है या मायोपैथी। मायोपैथी क्या होती है कि मसल्स की वीकनेस को आप कहते हैं, या मसल्स में कोई भी डिसफंक्शनिंग आ जाए या मसल्स में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसकी वजह से मसल वीकनेस या पैरालिसिस की तरफ चला जाए तो उसको मायोपैथी कहते हैं। सेकंड आपकी कैटेगरी आ जाती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसके ये फंक्शंस होते हैं कि ये वाटर बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें सोडियम और पोटेशियम की रिटेंशन आ जाती है, एल्डोस्टेरॉन इसमें मेन हार्मोन होता है जो आपका किडनी पे एक्ट करके कलेक्टिंग डक्ट्स में रीएब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम की, बाइकार्बोनेट की और वाटर की। उसके बाद एच पॉजिटिव आइंस के लॉस को प्रिवेंट करता है, मतलब उसकी एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट कर रहा होता है, एक्सेस एक्यूमुलेशन को। एलिवेटेड अगर हो जाए, मतलब इसका एल्डोस्टेरॉन का लेवल अगर नॉर्मल कंसनट्रेशन से ज़्यादा हो जाए तो वो अल्कलोसिस कॉज कर सकता है। हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया मतलब कि पोटेशियम की कंसनट्रेशन बॉडी में कम हो रही है। रिटेंशन ऑफ सोडियम और वाटर अगर हो जाएगी तो वो इंक्रीज़ करेगा आपका ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर। और लास्ट में हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो सकता है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म मतलब कि उसमें सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है एल्डोस्टेरॉन की, और उसको ट्रीट किया जाता है स्पाइरोनोलेक्टोन ड्रग के साथ। देन इसके कुछ मार्केट नेम, और मतलब मार्केट में किस नाम से आता है ये ड्रग, और ड्रग का ओरिजिनल नाम क्या होता है, या इंग्रेडिएंट जो उसमें मेन होता है वो क्या होता है। तो बीटामेथासोन जो है वो मेन ड्रग है, और मार्केट नेम इसका बेटनोवेट, वेलिकॉर्ट और डिस्प्रोसन आ जाता है। कॉर्टिसोन है, डेक्सामेथासोन है, डेक्सामेथासोन के इंजेक्शंस आते हैं डेक्साकोर्ट 40 या डीकॉर्ट के नाम से। फिर फ्लूड्रोकॉर्टिसोन है, फ्लोरिनेफ, हाइड्रोकॉर्टिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, मेड्रोल प्रेडनिसोलोन, प्रेडनीटैब, प्रेडनीकॉर्ट, प्रेडनिसोन और ट्राईएमसिलोनोलोन, ओराकॉर्ट और कैनालॉग के नाम से आते हैं। फिर इनके आ जाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मतलब जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी आ गए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी आ गए। इनके थेराप्यूटिक यूजेस क्या होते हैं? थेराप्यूटिक मतलब ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए किस किस तरह से किस फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी पोटेंसी होती है इन ड्रग्स में, या आप कह लें इन कैटेगरीज़ में हार्मोन्स में। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी पोटेंसी क्या होती है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इनका एक्शन होता है, और पोटेंसी मतलब कि उसमें कितनी कैपेबिलिटी है उसको वो करने की, प्रिवेंट करने की इन्फ्लेमेशन को, या उसमें कितनी तेज़ी से वो इन्फ्लेमेशन को रिकवर करता है या हील अप करता है। फिर उसके बाद कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं? रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी के लिए, जिसको एडिसन डिजीज़ भी कहते हैं। एडिसन डिजीज़ में ये होता है कि आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ना, उसका बहुत ज़्यादा कम हो जाती है सिक्रीशन नॉर्मल से, तो उसको एडिसन डिजीज़ कहते हैं। फिर रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है सेकेंडरी या टर्शरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी के लिए। एडिसन डिजीज़ को ही एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी भी कहते हैं। डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम एडिसन डिजीज़ के ऑपोजिट होता है कि इसमें कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। मतलब आप एडिसन डिजीज़ में टू लिटिल कॉर्टिसोल फॉर्म हो रहे हैं, एल्डोस्टेरॉन, और इसमें कुशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, रिलीफ ऑफ इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स, ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज, एक्सेलरेशन ऑफ लंग मैच्योरेशन। सबसे पहले आप एडिसन डिजीज़ की बात करेंगे। इसको प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी भी कहते हैं। सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, इसमें ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम हो जाता है। फटीग के साथ पेशेंट आपके पास आएगा। हाइपोटेंशन, इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन, मतलब स्किन की कोई रैश वगैरह के साथ आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। जीआईटी डिस्टर्बेंसेज में एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, डायरिया। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपिटाइट। लो प्लाज्मा कॉर्टिसोल कंप्लीट बाय हाई प्लाज्मा ACTH लेवल। देन थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एड्रीनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उसमें रिप्लेसमेंट थेरेपी जो आपने प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी या एडिसन डिजीज़ के लिए परफॉर्म करनी है, उसमें डायग्नोसिस के अगर प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं किया गया तो उसका ट्रीटमेंट आप गलत देते रहे हैं, तो उस वजह से उसको बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशन डेवलप हो जाएगी। इसलिए करेक्ट डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले। तो इसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है वो मेन ड्रग यूज़ होता है फॉर द कंट्रोल ऑफ एडिसन डिजीज़, और डोजेज जो है वो उसको डिवाइड करके दिया जाता है। 1/3 जो है वो आफ्टरनून में दी जाती है और 1/3 जो है वो मॉर्निंग में दी जाती है। और फ्लूड्रोकॉर्टिसोन जो है वो भी एडमिनिस्टर किया जाता है इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस रूट से, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड को ये नॉर्मल लेवल तक लेकर आता है। फिर रिप्लेसमेंट थेरेपी आ जाती है सेकेंडरी या टर्शरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी की, उसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन ही यूज़ किया जाता है मेनली।
डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, उसमें हाइपर सिक्रीशन हो जाती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की और एक्सेसिव रिलीज हो जाएगा कॉर्टिकोट्रोपिन ज़्यादा होगा तो कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होता है। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट ये होता है कि डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं उसको, मतलब इंजेक्शन लगाएंगे और फिर इंजेक्शन लगाने के बाद ऑल्टरनेट टाइम पे आप उसका वो देखेंगे कॉर्टिसोल का लेवल कि किस तरह से वो फ्लक्चुएट कर रहा है, कब ज़्यादा हो रहा है, कब बढ़ रहा है और कितनी वेरिएशन आई है डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगाने से पहले और बाद में। देन रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ये ग्रुप ऑफ डिजीजेज या डिसऑर्डर्स को कहते हैं जिसमें एंजाइम डिफेक्ट होता है मेनली और इसमें वायरलाइजेशन सिम्टम आता है। वायरलाइजेशन और हिर्सुटिज्म दो अलग-अलग कंडीशंस होती हैं। वायरलाइजेशन में ये होता है कि आपकी ना फीमेल्स में एड्रीनल हार्मोन्स जो हैं या एंड्रोजन्स जो हैं उनकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है और उस वजह से प्यूबर्टी लेवल पे या प्यूबर्टी एज में फीमेल्स में मेल करेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं जिसमें मेन आता है आपका हेयर ग्रोथ। तो आपको चिन पे या फेस पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ मिलती है। अब आप लोगों ने मुझे ये सर्च करके बताना है कि वायरलाइजेशन और हिर्सुटिज्म में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद ट्रीटमेंट में आप इसको देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ये डिक्रीज़ करते हैं आपकी प्रोडक्शन ऑफ एड्रीनल एंड्रोजन्स। रिलीफ ऑफ इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स में आ जाता है कि कौन कौन सी कंडीशंस में आप यूज़ कर सकते हैं। र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ऑफ स्किन जिसमें रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, टेंडरनेस को ट्रीट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डिक्रीज़ इन कंसनट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स या मोनोसाइट्स की कंडीशन में आप इसको मतलब डिफरेंट रूट से टॉपिकल एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगा सकते हैं, इंट्रावीनस रूट से दे सकते हैं। इनहिबिट करते हैं ये एक्टिव एबिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस टू रिस्पॉन्ड टू माइटोजेंस एंड एंटीजेंस। देन आपका आ गया ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज़। ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज़ में सिम्टम्स ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स को जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दिए जाते हैं। एलर्जिक रिनाइटिस, ड्रग, सीरम या ट्रांसफ्यूजन एलर्जिक रिएक्शंस। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जब ब्लड डोनेट किया जाता है किसी पर्सन को, तो अगर उन दोनों का ब्लड मैच ना हो तो उसमें क्या होता है कि उस दूसरे पर्सन को जिसको डोनेट किया गया है उसमें जाके कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो उसको कहते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये ड्रग जो हैं वो क्यूरेटिव नहीं होते, इसमें मेनली ट्राइएमसिनोलोन ड्रग यूज़ किया जाता है और ये टॉपिकल एजेंट है। ये आपने सुना होगा इनहेलर्स जो होते हैं ये दिया जाता है टॉपिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक में थ्रू इनहेलेशन और एक मीटर डोज डिस्पेंसर होता है। मीटर डोज डिस्पेंसर का मतलब है कि इतना सा जो इनहेलर होता है ना उसके अंदर मेडिसिन है, तो वो क्वांटिटी उसकी मतलब एक स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी उसमें डाली जाती है और उसके बाद उसको आपने देखा होगा कभी किसी को यूज़ करते हुए कि वो माउथ में रख के तो उसको ऐसे पंप से पुश करते हैं और मेडिसिन अंदर चली जाती है। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपकी मेडिसिन या ड्रग एंटर हो जाता है। एसेलरेशन ऑफ लंग मैच्योरेशन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में या प्री मैच्योर इन्फेंट्स में यूज़ किया जाता है। फीटल कॉर्टिसोल जो है वो रेगुलेटर होता है लंग मैच्योरेशन का और इसमें बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन जो है इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है मदर को 48 आवर्स प्रायर टू बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की प्रेपरेशन जो हैं वो ओरली दी जाती हैं और इसमें सिलेक्टेड कंपाउंड्स होते हैं जो इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस के थ्रू या टॉपिकली मतलब स्किन के सरफेस पे डायरेक्टली जेल की फॉर्म में कोई चीज़ अप्लाई की जाए तो उसको कहते हैं, और एरोसोल या स्प्रेज की फॉर्म में। एरोसोल जो होते हैं ना वो स्प्रेज की फॉर्म में होते हैं कि या आप कह लें मिनी इनहेलर भी उसको आप कह सकते हैं। ये ओरल इनहेलेशन या इंट्रानेजल डिलीवरी के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। फिर फैक्टर्स जो कंसिडर किए जाते हैं इनकी डोजेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें पहले तो आपने देखना है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बॉडी में ऑलरेडी कितनी कंसनट्रेशन जो है वो है प्रेजेंट और आपने किसकी कंसनट्रेशन को मेंटेन करना है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो उसके अकॉर्डिंगली आप डोजेज डिसाइड करेंगे कि किसकी कम रखनी है किसकी ज़्यादा रखनी है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखेंगे, उसमें होते हैं कि हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग होते हैं और इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं। टाइप ऑफ प्रेपरेशन कि आपने किस तरह से देना है, उसको इंट्रामस्कुलर देना है, इंट्रा आर्टिकुलर देना है, एरोसोल की फॉर्म में देना है या आपने इनहेलर के तौर पे देना है। और टाइम ऑफ डे कि किस टाइम पे आपने स्टीरॉयड की जो एडमिनिस्ट्रेशन करानी है।
मतलब हमने अभी पीछे पढ़ा था कि पीक उसके जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग होती है और आफ्टरनून में उसकी कम हो जाती है, या जैसे जैसे दिन का टाइम ख़त्म होता है, इवनिंग होती है, तो उसका वो एक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए आप अर्ली इन द मॉर्निंग उसको चूज़ कर सकते हैं। और अगर लार्जर डोजेज़ मतलब किसी पेशेंट को आपने 2 वीक्स से ज़्यादा ड्यूरेशन तक देनी है तो उसमें HPA एक्सिस जो है उसका ख्याल रखना होता है। HPA एक्सिस क्या होता है? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। मतलब उसमें आपने फीडबैक इनहिबिशन, जो हमने शुरू में फ्लो चार्ट पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीज़ करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से एड्रीनल ग्लैंड में जाएंगे और एड्रीनल ग्लैंड से किस तरह कौन कौन सी लेयर से सिक्रीट होते हैं। ये फिर एक चार्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, इसमें बताया हुआ है कि शॉर्ट एक्टिंग कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में शॉर्ट एक्टिंग जो है वो 1 to 12 आवर्स तक एक्ट करेंगे और उसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन और कॉर्टिसोन आ जाता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग जो है वो बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन के बाद 12 to 36 आवर्स तक अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। उसमें प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन और ट्राइएमसिनोलोन आ जाता है। लॉन्ग एक्टिंग 36 to 55 आवर्स, इसमें बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। ये रूट्स दिखाए हुए हैं डिफरेंट कि ये टॉपिकल रूट्स है, ये इंट्रामस्कुलर दिखाया हुआ है आपको, वो ऊपर इनहेलर या एरोसोल फॉर्म दिखाई हुई है। फिर इसके एडवर्स इफेक्ट्स आ जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में, साइड इफेक्ट्स में कौन कौन से आ जाते हैं कि एक तो ये सप्रेस कर सकते हैं आपके इंटेस्टाइन में जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन चल रही होती है ना, उसको सप्रेस कर सकते हैं, इनहिबिट करते हैं बोन फॉर्मेशन को और डिक्रीज करते हैं आपके सेक्स हार्मोन्स की सिंथेसिस को। उसके बाद कुशिंग लाइक सिंड्रोम जो है उसमें क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है बॉडी फैट की। सेंट्रीपिटल फैट डिस्ट्रीब्यूशन एक होती है, उसमें ये होता है कि आपकी अपर बॉडी में, ट्रंक में, एब्डोमेन में, चेस्ट में जो है हेयर्स की ग्रोथ या फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट्स में। पफी फेस होगा, ऐसे लगेगा उसका पेशेंट का फेस जो है वो स्वेल हुआ है। एक्नी हो सकती है, इंसोम्निया मतलब लॉस ऑफ स्लीप आप कह लें, इंक्रीज्ड एपिटाइट। उसके बाद आपकी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटरैक्ट मतलब आपका आंखों में मोतिया जो आ जाता है उसको कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो सकता है अगर पेशेंट पहले से डायबिटिक है। हाइपोकेलीमिया को आप दोबारा मेंटेन करने के लिए नॉर्मल की तरफ पोटेशियम के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। फिर ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, उसमें दिखाए हुए साइड इफ़ेक्ट्स। डिक्रीज ग्रोथ हो जाती है चिल्ड्रन में, ग्लोकोमा हो सकता है, ग्लोकोमा आपकी ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। ये सेंट्रीपिटल फैट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई हुई है कि एब्डोमेन में जो है वो फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, हिर्सुटिज्म, इंक्रीज्ड एपिटाइट, इमोशनल डिस्टर्बेंस, पेप्टिक अल्सर, हाइपरटेंशन और पेरिफेरल एडीमा, हाइपोकेलीमिया। फिर लास्ट में आ जाता है कि इनका विड्रॉल कैसे करना है, कि मतलब आपने उसको डोजेज देते गए, अब आपने उसको उस मेडिसिन से हटाना कैसे है। तो विड्रॉल जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है अगर पेशेंट जो है उसमें HPA सप्रेशन आपने पहले फैक्टर ना देखा हो। तो उसमें ये होता है कि आपने एकदम से नहीं मेडिसिन उससे हटा देनी कि आप उसको देते रहिए 2 हफ्ते तक और आप एकदम से कहें कि अब बस आपको नहीं देनी। आपने उसकी डोजेज को आहिस्ता आहिस्ता कम करके फिर एकदम से मतलब उसको ग्रेजुअली ख़त्म करना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द, इसमें फैक्टर्स क्या आ जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल आपने उसकी डोज को कम करना शुरू करना है और पेशेंट को डोज कम करने के बाद आपने मॉनिटर करते रहना है रेगुलरली। इनहिबिटर्स आ जाते हैं रीनोकॉर्टिकॉइड बायोसिंथेसिस और फंक्शन के, स्पाइरोनोलेक्टोन है, एपिलिरेनॉन है, कीटोकोनाजोल है। कीटोकोनाजोल जो है वो एंटी फंगल एजेंट है जो आपकी गोनेड्स की और एड्रीनल स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस को डिस्टर्ब कर देता है और ये ट्रीटमेंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम में यूज़ होता है। फिर स्पाइरोनोलेक्टोन है, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है और ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर को जो है वो बाइंड करने में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को रिसेप्टर के साथ हेल्प करता है और इनहिबिट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन द किडनी और एंटागोनिस्ट के तौर पे एक्ट करता है एल्डोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन के साथ। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकता है, हिर्सुटिज्म के ट्रीटमेंट में, और एडवर्स इफेक्ट्स के हाइपरकेलीमिया मतलब पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है बॉडी में। गायनिकोमेस्टिया एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल को कहते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ और स्किन रैशेस। और लास्ट इसमें एप्लीरिनॉन आ जाता है, ये एंटागोनिस्ट के तौर पे एक्ट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के और ये साइड इफ़ेक्ट जो है इसमें गायनिकोमेस्टिया जो है उसको वो प्रिवेंट करता है और अप्रूव्ड है एज एन
एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। दैट्स ऑल फॉर एड्रीनल हार्मोन्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।